गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 7 बाजार की विशेषताएं एवं उनके प्रकार। कल मैंने आपको बता दिया था कि पूर्ण प्रतियोगिता है ना, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को बताएं। आज हम लोग देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म के संतुलन को बताएं। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता को थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म के संतुलन को बताएं। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म के संतुलन को बताएं। कल मैंने जो क्वेश्चन आपको लिखवाया था पूर्णकाल में, उसमें मैंने आपको लिखवा दिया था VBI। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि ये सब बड़ा क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म के संतुलन को बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म के संतुलन के लिए MC अथवा दीर्घकाल MC, लॉन्ग रन MC अथवा LMC तथा MR का एक दूसरे के बराबर होना आवश्यक है। आपने पहले ही पढ़ लिया है MC मार्जिनल कॉस्ट एंड AR एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसको थोड़ा शॉर्ट ही में लिखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म के संतुलन के लिए MC अथवा दीर्घकाल MC तथा MR का एक दूसरे के बराबर होना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ मूल्य का कम से कम न्यूनतम दीर्घकाल औसत लागत के बराबर होना एक अतिरिक्त शर्त है। ठीक है, ठीक से देखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म के संतुलन के लिए MC अथवा दीर्घकाल MC तथा MR का एक दूसरे के बराबर होना तो आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ मूल्य का कम से कम न्यूनतम दीर्घकाल औसत काल के बराबर होना एक अतिरिक्त शर्त है। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं, फर्म उत्पादन के उस स्तर पर उत्पादन करता है जहां LSC न्यूनतम होती है, यानी उत्पादन अत्यंत सक्षम पैमाने पर किया जा सकता है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म के संतुलन की अवस्था में केवल LMC तथा MR ही बराबर नहीं होते, वरन LSC AR तथा मूल्य P भी उनके बराबर होते हैं। दूसरे शब्दों में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के दीर्घकाल संतुलन की स्थिति में क्या होता है? दीर्घकाल संतुलन की स्थिति में आप लिखेंगे P इक्वल टू LMC इक्वल टू LSC इक्वल टू MR इक्वल टू AR। ठीक है, ये मेन फार्मूला है जो आपको देखना है। क्या है? P इक्वल टू LMC इक्वल टू LSC इक्वल टू MR इक्वल टू AR। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक चित्र द्वारा भी समझा देते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें एक चित्र बनेगा। ये Y है, ये X है, ये O है। ठीक है, ये चित्र का एक मेन पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं एक प्राइस मूल्य निकलता है जो इस साइड में जाता है। ठीक है, ये जो मूल्य है ये इधर P से जाके कनेक्ट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से एक लाइन निकलता है, कर्व लाइन, जो इस तरह से कटता है। ठीक है,
उसके बाद हम इसी में एक ए लाइन है, ये इसको काटते हुए एक लाइन लेते हैं, ये लाइन, हाँ हाँ, ये काटते हुए ये हो जाएगी ए लाइन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे होता है ए आर इक्वल टू एम आर, ए आर इक्वल टू एम आर। इसको आप बना लेंगे। हम लोग जो भी चित्र बनाते हैं वाई और एक्स एक्सिस पर ही बनाते हैं, तो वाई और एक्स एक्सिस सेम रहता है, उसके बाद ही हम लोग अंदर जो भी डिफरेंसेस करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। एकाधिकार, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। ठीक है, अब जो एकाधिकार की परिभाषा है उसमें क्या होता है, हम लोगों ने कल देखा था पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या अंतर है। तो मैंने आपको समझा दिया था कि एकाधिकार का मतलब होता है एक अधिकार होना, मतलब किसी भी वस्तु, किसी भी साधन, किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी में जब एक व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसे एकाधिकार कहते हैं। चलिए इसे लिख लीजिए। एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता के विपरीत की स्थिति में होती है। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के उत्पादन अथवा विक्रय व्यवस्था पर किसी एक ही व्यक्ति अथवा फर्म का पूर्ण अधिकार होता है। बाजार में एकाधिकार का कोई प्रतियोगी नहीं होता। एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसकी कोई प्रतिस्थापक वस्तु भी बाजार में नहीं होती। एकाधिकार की अवस्था में फर्म तथा उद्योग दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, मतलब जितना एकाधिकार बाजार की बात करें तो एकाधिकार बाजार में सिर्फ एक ही व्यक्ति होना चाहिए जो उस वस्तु को उत्पादित करे। एक ही व्यक्ति होना चाहिए जो उस वस्तु को उत्पादित करे, उसे उत्पादन भी करेगा और क्रय भी करेगा। उसके विपरीत कोई और व्यक्ति उस वस्तु को बेचने वाला नहीं होना चाहिए, ताकि उसके वो ना ही क्या बोलेंगे, ना ही उसके मूल्य में कोई प्रभाव पड़ना चाहिए, है ना, और ना ही उसकी वस्तु पे कोई प्रभाव पड़ना चाहिए। तो किसी भी उद्योग या फर्म का सिर्फ एक ही स्वामी जो होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के अंतर्गत अधिकार होना एकाधिकार कहलाता है। फिर से एक बार बोल रही हूँ, लिख लीजिए। एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता के विपरीत की स्थिति होती है। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के उत्पादन अथवा विक्रय व्यवस्था पर किसी एक ही व्यक्ति अथवा फर्म का पूर्ण अधिकार होता है। बाजार में एकाधिकार का कोई प्रतियोगी नहीं होता। एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसकी कोई प्रतिस्थापक वस्तु भी नहीं होती। ठीक है, प्रतिस्थापक वस्तु भी बाजार में नहीं होती और एकाधिकारी की अवस्था में फर्म तथा उद्योग दोनों एक ही होते हैं। ठीक है ना, उसके आगे हम लोग देख लेते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा दीजिए। अपूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं? अपूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा दीजिए।
अपूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा दीजिए। इसके अंतर्गत आता है पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार दोनों बाजार की चरम सीमाएं हैं और वास्तविक जीवन में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता देखने को मिलती है ना एकाधिकार देखने को मिलता है। वास्तविक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है जो पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार की चरम सीमाओं के बीच की स्थिति होती है। प्रोफेसर चैम्बरलिन तथा श्रीमती रॉबिन्स के अनुसार बाजार की वास्तविक स्थिति अपूर्ण प्रतियोगिता की होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें विक्रेताओं अथवा उत्पादकों की संख्या सीमित रहती है तथा उत्पादन में विभिन्नता पाई जाती है। देखिए यहाँ पे बोल रहा अपूर्ण प्रतियोगिता जो है वो हमारे बाजार की स्थिति है। पूर्ण प्रतियोगिता भी हमारे बाजार की स्थिति नहीं हो सकती और एकाधिकार भी बाजार की स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो वस्तु कोई एक व्यक्ति उत्पादित करता है उसे कोई और उत्पादित ना करे, ठीक है। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता जो है वो हमारे बाजार की स्थिति है, मतलब हमारे बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता का ही बाजार होता है, क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न वस्तुएं होती है और भिन्न भिन्न लोग होते हैं और इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या भी बहुत अधिक नहीं होती, ठीक है। इसको मैं कल आपको अच्छे से और समझा दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।